आपने देखा होगा दोस्तों कि जब कोई स्मोकर सिगरेट धुकता है ना, चाहे धुकती है सिगरेट या बीड़ी या गांजा, तो मुंह से खींचकर नाक से धुआं निकलता है। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? तो दोस्तों बायोलॉजी के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जहां हम पढ़ रहे थे क्लास 10 के बायोलॉजी का चैप्टर 2, जिसका नाम है श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका ये पार्ट 3 वीडियो है। जो इस वीडियो में हम केवल मानव के अंदर श्वसन तंत्र के सभी सिस्टम्स को पढ़ने वाले हैं। यकीन मानिए अगर इस वीडियो को अंत तक देख लिए ना, तो आपका जितना भी कन्फ्यूजन है ना, ये सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि श्वसन तंत्र का सबसे पहला भाग नासा छिद्र होता है। तो नासा छिद्र को देखिएगा ना, तो ये जस्ट मुख गुहा के ऊपर होता है। यहाँ पर ये ऊपर ये क्या है, ये मुख गुहा है, ऊपर नसिका छिद्र है। तो ये मुख गुहा के ऊपर होता है, जिसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं। ये 2 छिद्र आगे जाकर एक ही छिद्र की ओर क्या होते हैं, खुलते हैं। अब गौर से देखिएगा इस चित्र में, तो ये नासा छिद्र है। ये इससे ऑक्सीजन या हवा जो भी हम सांस लेते हैं, गैस, वो सभी गैस इसके माध्यम से होते हुए कहाँ जाता है, ट्रैकिया में। परंतु जब यहाँ पे आइएगा ना, तो नासा छिद्र में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो सांस लेते समय जो उसमें धूल कण होते हैं ना, वो धूल कण को छान लेता है। उनमें मुख्य रूप से होता है क्या चीज़, छोटे छोटे रोम। इस नासा छिद्र में नासा छिद्र में क्या होता है, तो छोटा छोटा रोम होता है। अब ये रोम किस लिए होता है? नासा छिद्र में 2 संरचनाएं पाई जाती है। जो सांस लेते समय जब गैस अंदर की ओर जाता है, तो उन गैस में उपस्थित धूल कण को वो पकड़ लेते हैं या बाहर की ओर ढकेल देते हैं। तो वो 2 संरचना होता है। क्या चीज़? तो देखिएगा गौर से, यहाँ पे रोम और म्यूकस होता है। क्या होता है? रोम और म्यूकस होता है। रोम का मतलब कि कुछ यहाँ पर हेयर पाए जाते हैं, बाल नाक के अंदर, ठीक है। जो अगर सांस ले रहे होते हैं तो धूल कण बड़े बड़े जब आते हैं तो वो उसी में फंस जाते हैं। किस में? तो उस रोम के अंदर फंस जाते हैं। अब रोम में फंस जाते हैं तो केवल नाक दाब के फंस दे मारते बाहर ही निकल जाता है। मतलब सेफ्टी के लिए हमारा था वो रोम। दूसरा होता है म्यूकस। सोचिए श्वसन के दौरान बड़े बड़े कण तो बाल या रोम उसको पकड़ लेगा, लेकिन काफ़ी जो महीन कण होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे जो कण होते हैं, उनको रोम तो नहीं छान पाएगा। तो वैसे स्थिति में नसिका छिद्र के सबसे ऊपर टॉप पर यहाँ पर कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। ये म्यूकस अपने आप में उसको चिपका लेता है, ठीक है, समझ रहे ना। तो चिपका लेता है, तो वैसी परिस्थिति में वो श्वसन के दौरान फेफड़ा के अंदर नहीं गति कर पाता है, समझ रहे हैं। और हम क्या करते हैं कि निकाल को उसको अंदर से गोली आना शुरू कर देते हैं। देखते हैं ना गाँव में छोटा छोटा लड़का जो होता है, निकाल गोली आता है, हिंग बटिंग गोलियाँ फेंकते रहता है। तो म्यूकस जो था ना, हमारे लिए सबसे अहम भूमिका निभाता है, जो काफ़ी छोटे छोटे कणों को अपने आप में चिपका लेता है ताकि ये श्वसन के अंदर नहीं जा पाए। तो 2 काम होता है। क्या? तो 2 भाग होते हैं इस नसिका छिद्र के अंदर। अब नसिका छिद्र के बाद अगला 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते? 2। उन 2 रास्तों को हमने यहाँ पर दिखाया है। गौर से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये श्वास नली है और ये ग्रास नली है। हमको पता है कि ग्रास नली के अंदर से भोजन गुजरता है और श्वास नली के अंदर से क्या गुजरता है, तो ऑक्सीजन या गैसों का समूह गुजरता है। तो गौर से देखिएगा दोस्तों, ये ग्रास नली है और श्वास नली ये वाला है। तो श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन होता है। क्या होता है? एक ढक्कन होता है यहाँ पर, ठीक है, ये ढक्कन होता है। इस ढक्कन को हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। इस ढक्कन को हम क्या बोलते थे? एपिग्लॉटिस बोलते हैं। देखिए एपिग्लॉटिस एक मांस का संरचना होता है, ठीक है, जिसका नियंत्रण दिमाग के द्वारा किया जाता है, समझ रहे हैं। ये नियंत्रण दिमाग को करता है। गौर से सुनिएगा इसका क्या काम है। देखिए जब भोजन इस नली से गुजरेगा ना, ग्रास नली से, तो भोजन गुजरने के कारण इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ने से ये मांस की संरचना जो है ना, जिसको एपिग्लॉटिस कह रहे हैं, ये बंद हो जाता है। यानी बंद कर देता है किसको? यानी बंद कर देता है किसको? तो श्वास नली को, जिसके कारण ये भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है, ठीक है। परंतु जब किसी के ख्याल में खोए रहते हैं, तो वैसी स्थिति में दिमाग सिग्नल देना भूल जाता है। किसको? इस एपिग्लॉटिस को। और जब सिग्नल देना भूल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि खाना या पानी जो होते हैं, ये इस मार्ग को क्रॉस करके श्वास नली में चले जाते हैं, क्योंकि वो तो बंद नहीं होता है, क्योंकि हम किसी और के ख्यालों में खोए रहते हैं, ठीक है। और वैसी परिस्थिति में जो भोजन के कण होते हैं वो चले जाते हैं श्वास नली में। अब श्वास नली में जाता है तो ये आता है फेफड़ा में। अब फेफड़ा इतना ना तेज धड़कता है एकदम ज़बरदस्त कि अंदर से फेंकते एकदम नाक में बाहर फेंक देते हैं। मतलब ये डायफ्राम जो है ना, ये इधर नीचे डायफ्राम होता है, ठीक है, और ये डायफ्राम फेफड़ा को सक कर देता है, ताकि इसके अंदर जितने भी फेफड़ा के अंदर जो भोजन आया था ना, पार्ट्स, भोजन के कण, वो सब बाहर निकल जाए। क्योंकि दिमाग नहीं चाहता कि केवल गैस के अलावा और अन्य कण फेफड़ा के अंदर प्रवेश करें, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस का ये काम था,
आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस बंद होगा तो जाहिर सी बात है कि भोजन इस श्वास नली में नहीं जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन इसी मार्ग से जाएगा। आपने देखा होगा दोस्तों कि जब कोई स्मोकर सिगरेट धुकता है ना, चाहे धुकती है सिगरेट या बीड़ी या गांजा, तो मुंह से खींचकर नाक से धुआं निकलता है। कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये पॉसिबल है दोस्तों। देखिए, हम जानते हैं कि ग्रास नली का संबंध भोजन से है, तो हम खींचते ना जी, ऐसे खींचते हैं, खींचने के बाद मुंह को बंद कर लेते हैं, अंदर से प्रेशर, फेफड़े में ऑक्सीजन तो है ही, गैस है ही, अंदर से एकदम प्रेशर डालते हैं एकदम जोर से। तो अंदर से जब प्रेशर डालते तो इसी फेफड़ा के अंदर से कुछ गैस निकलते हैं, और यही गैस आगे में जाते हैं, तो इसके अंदर जो धुआं बना रहता है, हमारे ग्रास नली के अंदर जो धुआं बना होता है, वही धुआं इस मार्ग से निकल कर और तब नाक में चला जाता है। मतलब श्वास नली से निकलकर ग्रास नली से निकलकर इस श्वास नली के माध्यम से नाक में निकलता है, समझ रहे हैं। तो धुआं निकालने का मुख्य जो भाग है ना, वो कौन है? एपिग्लॉटिस है। क्या कान से भी धुआं निकालते हैं क्या? आप कमेंट सेक्शन में जवाब देकर बताइए कि कोई व्यक्ति हम देखे कि कान से भी धुआं निकाल सकता है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों कि कान का कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, केवल इसका कनेक्शन ये था। अब जाहिर सी बात है कि श्वास नली के जो आगे की ओर जब ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करेंगे, तो श्वास नली के बाद ये गैसों का विनिमय आगे की ओर बढ़ेगा, और अगला भाग जो है ना, यहाँ पे देखिएगा, ये है लैरिंग्स। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं। वॉइस बॉक्स का मतलब होता है कि जो हम बोल रहे होते हैं ना, तो वहीं पे कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है या वाइब्रेट होता है, जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होता है। अगर किसी का वॉइस बॉक्स दाब को फोड़ दिए ना, तो उसका साउंड निकलना बंद हो जाएगा। ये सेम वैसे ही है जैसे कि एक मेला में मिल रहा था आपको इस टाइप से पुपुई, देखिए इस टाइप से पुपुई, समझ रहे हैं, जो ध्वनि उत्पन्न करने वाला होता है, वो मुंह में डाल के खूब आ जाता है मेला में। तो ऐसे ही यहाँ पर ये भी होता है। देखते दोस्त, इस पर जब हम फूंकते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा कंपन होने के कारण इसमें साउंड निकलता है। उसी तरह से जब हमारे श्वास नली में गैसों का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है ना, तो कंपन होने के कारण ध्वनि निकलता है, और ध्वनि निकालने में मुख्य रूप से योगदान देता है कौन? तो लैरिंग्स देता है या वॉइस बॉक्स देता है। तो इसका तो कोई काम नहीं है यहाँ पर श्वसन तंत्र में। लेकिन इसके बाद का जो पार्ट है उसका नाम है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होता है, जिसको हम श्वास नली भी बोलते हैं, ट्रैकिया एक उपास्थि का बना हुआ क्या होता है? तो संरचना होता है। किसका? तो उपास्थि का बना हुआ संरचना होता है। ये लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी नली है, जिसका व्यास लगभग 16 mm का होता है। इसे मजबूती बनाने के लिए उपास्थि के अपूर्ण वलय पूरी लंबाई में लगे होते हैं। मतलब हमारे शरीर में हड्डी के अलावा भी कुछ हड्डी के रूप के ही और भी भाग होते हैं, जिसको हम कार्टिलेज या उपास्थि के नाम से जानते और पहचानते हैं। जैसे नाक की हड्डी काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ये उपास्थि है। कान की हड्डी काफ़ी फ्लेक्सिबल है, इसलिए ये क्या है? उपास्थि है। ऐसे हड्डी को जोड़ जो होता है ना, यहाँ पे जोड़ जैसे घूम रहा है, इस जोड़ पर भी क्या होता है? उपास्थि होता है, जो खाने में कुरकुर करता है। हालांकि कुरकुर से संबंधित कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सोचिए जरा, ये उपास्थि का नहीं बना होता, ये उपास्थि का, तो जितना भी महिला वर्ग की हैं या लड़की हैं, गर्ल्स, ठीक है, उन सबको इसमें पहनने के लिए ड्रिल करना पड़ता है। एक बड़ा मशीन आता है ना, ड्रिल वाला, इसे लगा कर ड्रिल कर एकदम ज़बरदस्त तरीके से उसके बाद पहनना पड़ता है। तो भगवान पता ना कहाँ यूनिवर्सिटी से पढ़े थे कि उनको मालूम था कि भविष्य में कभी ना कभी ये सब पहनने वाली है, ठीक है। जिस वजह से इसका और इसका कनेक्शन उपास्थि का बना दिए। इसका मतलब कि जो ट्रैकिया दिख रहा है ना, ये किसका बना होता है? उपास्थि का बना होता है। ये हड्डी नहीं है। सोचिए अगर ये हड्डी होता ना, हड्डी, तो किसी के दाबने से ये दबता नहीं, ठीक है। या हम लोग ऐसे कर दे रहे हैं ना, इस तरह से कर रहे हैं, ये ऐसे होता भी नहीं है ना। इसलिए मुलायम है ये थोड़ा सा, ये तो काफ़ी अंदर ऐसे कर लेते तो हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन हड्डी होता तो खूंटा जैसे हंगने हड्डी होता तो आराम से ऊपर में जाता ही नहीं, ठीक है। तो ये उपास्थि का बना होता है, और ये उपास्थि अपूर्ण वलय होते हैं। अपूर्ण वलय कहने का मतलब है कि ये देखिए यहाँ पे ये श्वास नली है, आपको ये ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लैक जो है ना, इसी को बोलते हैं उपास्थि। ये अपूर्ण होता है। अपूर्ण का मतलब होता है कि ये पूरा लंबाई में नहीं लगा होता है, ठीक है। ये पूरे इसकी ट्रैकिया के साइड में नहीं लगा होता है, थोड़ा सा यहाँ पे छूटा रहता है, और बाकी सब में कनेक्ट रहता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है? आखिर ये श्वास नली के ऊपर ऐसे रिंग जैसी संरचना है क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। जब हम सांस लेते हैं ना, तो ये नली चिपके नहीं या पचक नहीं जाए, इसके लिए ये लगे होते हैं। अगर श्वास नली के ऊपर ये रिंग वलयाकार या रिंगाकार स्ट्रक्चर नहीं होता ना, तो सांस लेने के बाद ये जो होता ना नली, श्वास नली, ये पिचक जाता है। लेकिन इसको पिचकने से रोकता है कौन? तो ये रिंगाकार जो संरचना इसको रोकता है, समझ रहे दोस्तों। जब अपनी बोतल से हवा को खींचते हैं, बोतल से जब हवा को खींचते तो बोतल क्या हो जाता है? चिपक जाता है। लेकिन क्या कोई ऐसी संरचना बाहर में लगा दिया जाए कि
हवा खींचने के बाद बोतल से वो पिचके नहीं, तो सेम यही कंडीशन यहाँ पे लागू होता है। ये रिंगाकार जो संरचना है ये श्वास नली को पिचकने से रोक देता है, ठीक है, जिस वजह से पिचकता नहीं, न तो सांस लेने के बाद ये सीधे पचक जाता, फिर फूंकना पड़ता तब फूलता, ठीक है। तो इसको फूलने और पचकने से रोकने के लिए ये लगा होता है। कौन सा है? रिंगाकार संरचना, जो उपास्थि का बना होता है ये भी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा तो ये ट्रैके जो है ना आगे चलकर 2 ब्रांचों में बढ़ जाता है और ये 2 ब्रांच फेफड़े के अंदर एंट्री कर जाते हैं। तो इन 2 ब्रांच को हम बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। तो ब्रोंकस एक जोड़ा होता है, मतलब दोनों साइड में होता है, दाएं और बाएं दोनों फेफड़ा में होता है ब्रोंकस, ठीक है। ब्रोंकस जो आगे चलकर बहुत सारे छोटे छोटे शाखाओं में बढ़ जाता है, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंकस बहुत सारे पथ में या बहुत सारे मार्गों के अंदर डिवाइड हो जाता है, जिसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब ब्रोंक्यूल्स के सबसे अंतिम छोर पर छोटे छोटे गोलाकार या गुच्छेनुमा संरचना पाया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस गुच्छेनुमा संरचना को हम एल्वियोलाई या वायुकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई और या वायुकोश। तो यहाँ से जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो इस मार्ग से होते होते कहाँ जाता है? ट्रैकिया में। ट्रैकिया के बाद जाता है यहाँ तक, और यहाँ आने के बाद ये 2 रास्ते में डिवाइड हो जाता है। कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इस साइड चले जाते हैं और कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इस साइड चले जाते हैं, ठीक है। और फाइनली चले जाते हैं लास्ट छोर पर। तो इसका मतलब कि बोल सकते हैं कि ट्रैकिया जो है ना ये आगे की ओर जाके 2 रास्ते में डिवाइड हो गया है, और आगे जो 2 रास्ते में डिवाइड हुआ है इसी को हम ब्रोंकस बोल रहे हैं। और ब्रोंकस का सबसे अंतिम छोर जो छोटे छोटे शाखाओं में डिवाइड हुआ है उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और ब्रोंक्यूल्स के सबसे अंतिम छोर पर कुछ गोल गोल संरचना है जिसको वायुकोश बोल रहे हैं। ये जो वायुकोश या एल्वियोलाई है ना, इसी पर गैसों का एक्सचेंजेशन होता है। मतलब इधर से जो ऑक्सीजन आता है ना, ये ऑक्सीजन वायु कोश के पास आकर और वहाँ पर होता है हीमोग्लोबिन के कुछ अंश, और वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और बाकी जो ब्लड के अंदर CO2 रहता है उस CO2 को वहाँ से भेज देता है। तो हम बोल सकते हैं ना कि गैसों का एक्सचेंज विसरण द्वारा इस वायु कोश के अंदर होता है, ये इस वायु कोश के द्वारा होता है, ठीक है। क्योंकि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जहाँ पर ब्लड की मात्रा होगी ना वहीं पर गैसों का एक्सचेंजेशन होगा, ठीक है। क्योंकि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन बहुत बढ़िया से प्यार करता है किससे? तो ऑक्सीजन से, जबकि CO2 से HU करता है, समझ रहे हैं। तो इस कारण यहाँ पे बहुत सारे रक्त के छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो गैसों का एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ था। उसके बाद ये फेफड़ा को देख सकते हैं। तो फेफड़ा जो होता है ना हार्ट के साइड वाला, यानी बाएं साइड वाला जो फेफड़ा होता है काफ़ी छोटा होता है और ये बड़ा होता है थोड़ा सा, ठीक है। इधर वाला छोटा होने का मुख्य रीजन है जो हार्ट के पास फेफड़ा है, क्योंकि इधर बहुत सारे औजार लगे हुए हैं, इधर हार्ट है बहुत सारा, ठीक है। अब हार्ट होने का मतलब कि अगर हार्ट है या फेफड़ा भी है तो जाहिर सी बात है कि साइज छोटा ही होगा, क्योंकि स्पेस थोड़े ज़्यादा है, ठीक है। और फेफड़े की बात करें तो लगभग ये स्पंजी टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? स्पंजी। स्पंजी का मतलब कि इसको दाबिएगा तो सॉफ्ट जैसा काम करेगा वो, ठीक है। गुलाबी भी होता है। किस कलर का होता है फेफड़ा? गुलाबी। अब गुलाबी क्यों होता है सर, पीला क्यों नहीं हुआ? तो गौर से सुनिएगा। फेफड़ा के गुलाबी होने का मुख्य रीजन है कि ब्लड हमारे पास लाल होता है, ठीक है। मानव का खून या जिसका भी खून हो किसका लाल होता है, ठीक है, यानी एनिमल्स को बोल सकते हो। और फेफड़ा रियलिटी में वाइट होता है, उज्जर होता है, ठीक है। क्या होता है? उज्जर होता है। तो जब हम वाइट और उज्जर यानी सफ़ेद या मिलाते हैं ना तो गुलाबी कलर ही देता है। तो इसके पास ब्लड होने के कारण और फेफड़ा का रंग सफ़ेद होने के कारण जब ये दोनों मिक्स होता है तो इस कारण से इसका फेफड़ा का रंग कैसे दिखाई देता है? तो ये गुलाबी दिखाई देता है, ठीक। और हम जानते हैं कि हमारे शरीर के सभी अंगों के ऊपर, चाहे वो मस्तिष्क हो, फेफड़ा हो, कुछ भी हो, हार्ट हो, उन सब के ऊपर क्या होता है? तो एक झिल्ली होता है। उसी तरह से इस फेफड़ा के ऊपर झिल्ली होता है जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन, जो इस फेफड़ा को सुरक्षा देता है। तो ये था श्वसन तंत्र का पूरा संरचना। आपके लिए यहाँ पे हमने लिख दिया है ताकि आप स्क्रीनशॉट से समझ सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं। बस सबसे नीचे आप देखिएगा तो डायफ्राम है। डायफ्राम जो होता है ये श्वसन तंत्र के इस सिस्टम को, और इसके नीचे होता है पाचन तंत्र, जैसे आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब होता है। तो उन सबको सेपरेट करने का काम करता है कौन? डायफ्राम, ठीक है। इसके अलावा ये डायफ्राम जो है ना फेफड़ा को सक करने में हेल्प करता है। सक माने नीचे से धक्का देने में हेल्प करता है, क्योंकि जब सांस लेते हैं तो फेफड़ा इसको धक्का देकर इसके अंदर जितना भी गैस बना होता है CO2 उसको आपको बाहर निकालता है। और जब सांस लेते हैं ना तो उस समय ये डायफ्राम नीचे की ओर बैठ जाता है, ठीक है। तो ये केवल फेफड़ा को सक करने मतलब उठाने और बैठाने में हेल्प करता है। तो आई होप आपको श्वसन तंत्र का पूरा संरचना समझ में आया होगा, और आपके लिए यहाँ पे हमने लिख दिया था कि आप स्क्रीनशॉट से लेकर इसको एग्जाम में समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इसमें एक टॉपिक और बच गया कि आखिर श्वसन गैसों का एक्सचेंजेशन कैसे होता है, कैसे मानव के अंदर श्वसन में
O2 को ग्रहण कर लेते हैं और कैसे CO2 को त्याग देते हैं। तो ये चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। मिलते किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।